सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 1 देखेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CBSE 10th एग्जामिनेशन। क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है, बिकॉज कि बहुत सारे न्यू सिस्टम क्रिएट होते हैं इस नेशनलिज्म के बाद। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को डील करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि फ्रेंच की भाषा उतनी आसान होती नहीं है जितने हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज किया, इसके लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नेशनलिज्म होता क्या है। मैंने आप लोगों को क्लास 8 वाले में और 9 वाले दोनों में नेशनलिज्म का चर्चा किया था और आगे ये भी बताया था कि हम लोग क्लास 10th में जाकर के इस पे बहुत ब्रॉड यानी कि ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो नेशनलिज्म की अगर बात की जाए, नेशनलिज्म होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज आप नेशनलिज्म को बता सकते हो। नेशनलिज्म को बताने के लिए आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि नेशनलिज्म इज नेशन के प्रति अपना लगाव, प्रेम, एकता। ठीक है, लव एंड प्राइड टुवर्ड्स नेशन। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बता सकते हो कि नेशनलिज्म इज ए लव टुवर्ड्स नेशन, प्राइड टुवर्ड नेशन। ठीक है, यूनिटी, ये सारे चीजें नेशनलिज्म को दिखाता है। और नेशनलिज्म को अगर हम लोग किताबी भाषा से अगर बात करें तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, religious, linguistic, racial, cultural and the other factors in a state। यानी किसी भी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी स्टेट में नेशनलिज्म क्या है, तो एक फीलिंग है वननेस, एकता के आधार पे, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिटी, हिस्टोरिकल रिलीजियस यूनिटी, लिंग्विस्टिक यूनिटी एंड द रेशियल एंड कल्चरल यूनिटी इन अ नेशन या फिर स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर ऐसी फीलिंग हो कल्चर के बेस पर, भाषा के बेस पर, रेसिकल के बेस पे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकली यूनिटी होती है, तो उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी हो, अगर वो यूनिटी को दिखाता है तो वो नेशनलिज्म है, वो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद राइज कैसे किया यूरोप में, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पढ़ना है हमें। ठीक है, उससे पहले कई टॉपिक हमें डील करना है, जैसे फ्रेडरिक सारियो के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज फ्रेडरिक सारियो। तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक सारियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने प्रिपेयर किया था 4 कंसिक्वेंट प्रिंट्स। ठीक है, 4 प्रिंट उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से जो नेशनलिज्म राइज करने के बाद किस तरह से दुनिया में बहुत बड़ी बदलाव आई, वर्ल्ड की सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस किस तरह से हुए, उस चीज़ों को उन्होंने प्रिंट के माध्यम से दिखाया था। तो फ्रेडरिक सारियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आती है कि हु वाज फ्रेडरिक सारियो। ठीक है, तो फ्रेडरिक सारियो इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ कंसिक्वेंट सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि 19th सेंचुरी में जो बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिली, सोशल चेंजेज हो या फिर पॉलिटिकल चेंजेज हो, उसमें इंपॉर्टेंट चेंजेज ये थी कि नेशन स्टेट का क्रिएशन आती है। नेशन स्टेट क्वेश्चन कई बार पूछी गई है कि नेशन स्टेट होता क्या है। तो नेशन स्टेट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ए स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि कॉमन आइडेंटिटी डेवलप जो किसी भी स्टेट में हो जाती है उसको हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। या फिर मेजोरिटी, किसी भी स्टेट इंडिविजुअल प्लेस में अगर मेजोरिटी आती है, ठीक है, या मेजोरिटी किसी भी बेस पर आ जाए, तो सिटीजन के बीच का मेजोरिटी ही नेशन स्टेट को क्रिएट करती है। और नेशन स्टेट की जब नेशन स्टेट ये बताया जाता है कि नेशन स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के रिस्पॉन्सिबल, यानी नेशनलिज्म जो है वो नेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर नेशनलिज्म नहीं आती तो नेशन स्टेट का क्रिएशन भी नहीं होता। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नेशनलिज्म नहीं आने से पहले, ठीक है, जो यूरोप का सोसाइटी थी या फिर यूरोप का जो सोशल कंडीशन थी वो काफ़ी अलग थी। यूरोप के जो अलग अलग कंट्री थे वो कई टुकड़ों में बटे हुए थे, कई रेस के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, भाषा के बेस पे, कई तरह से उसमें बदलाव थे और टुकड़ों में बटे हुए थे, ठीक है। तो मैनी प्रिंसली स्टेट में बटे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्रिएट हुआ नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म के बाद आ गई नेशन स्टेट। एक देश के प्रति फीलिंग लोगों का जागना शुरू किया अलग अलग तरीके के बेस पे, ठीक है, हिस्टोरिकल या फिर हिस्ट्री के बेस पे कि आपका फैमिली हमारा फैमिली एक समय था जब हम लोग एक किसी चीज़ के लिए लड़े थे, ठीक है। तो कॉमन आइडेंटिटी के लिए हम लोग अब स्टार्ट कर दिए और कॉमन आइडेंटिटी को लेकर के नेशन स्टेट का क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो ये था नेशन स्टेट, ठीक है। फ्रेडरिक सारियो के बारे में हमने पढ़ा कि फ्रेडरिक सारियो जिन्होंने कि प्रिंट किया था, ठीक है, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, और उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरह से नेशनलिज्म ने एक ड्रीम वर्ल्ड का क्रिएशन किया है, ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है। ड्रीम वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरह से फ्रेडरिक सारियो के प्रिंट में दिखता है उसको उन्होंने दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि ये मोनार्कियल सिस्टम जो चल रही थी यूरोप में, मोनार्कियल सिस्टम की जगह पर आफ्टर 1789, इट मींस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नया तरह का गवर्नमेंट का क्रिएशन होता है जिसको एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है या फिर एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है कि ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह का ये सरकार है दैट इज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन या क्रिएशन जो कि क्या हो, सेंट्रलाइज हो, मिलिटराइज हो, रिप्रेसिव हो, इस तरह के गवर्नमेंट का क्रिएशन कहलाता है एब्सोल्यूटिस्ट, जो कि मोनार्कियल गवर्नमेंट के बाद आई थी, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का क्रिएशन हम लोगों ने पढ़ा कि आफ्टर 1789 या फिर वियना कांग्रेस के बाद किस तरह से ये गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद यूटोपियन, देखो यूटोपियन का मतलब वैसे तो स्वप्नदर्शी कहा जाता है, यूटोपियन का मतलब सपना देखने वाले, ठीक है। और अक्सर हम लोग यूटोपियन वर्ड जो है वो फ्रेंच का यानी कि फ्रांस के जो फिलोसफर होते हैं उनके साथ हम लोग यूटोपियन वर्ड को जोड़ते हैं। तो यूटोपियन कहीं ना कहीं यूटोपियन का जो मीनिंग होता है वो स्वप्नदर्शी से रिलेटेड होता है। इट मीन्स द विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज टू आइडियल एंड द एक्चुअल एग्जिस्ट, ठीक है। ये आइडियोलॉजी पे बात करती है, आइडियलिस्टिक होती है, उसको हम लोग यूटोपियन कहते हैं। और फ्रांस के लगभग दार्शनिक जो थे, फिलोसफर थे, वो यूटोपियन फिलोसफर कहलाते हैं, ठीक है। अब बातें मेजर बात जो ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म में अगर बात करें हम लोग यूरोप में किस तरह से राइज किया और राइज का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इंट्रोडक्शन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, और आइडिया ऑफ ए नेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये नेशन वाली बात कहाँ से आ गई। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट अलग अलग सेंस के आधार पर कॉमन होकर के कॉमन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करके और एक नेशन स्टेट का क्रिएशन किया। तो ये दोनों क्रिएशन आया कैसे, और आया तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो न्यू चेंजेस आती है वो किस तरह की आती है। तो सबसे पहले ये होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। और ये चेंजेस है क्या, मेजर चेंजेस जो था, सबसे पहले एक फ्रांस में जो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैट्रियो ले सिटिजन। ये एक फ्रेंच वर्ड है, आप जानते होंगे कि ये एक फ्रेंच वर्ड है, ला पैट्रियो एंड द ले सिटिजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है फादरलैंड एंड द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ये इंट्रोडक्शन यानी कि ये सेंस लोगों में आना शुरू होता है, अपने देश को वो फादरलैंड या फिर
यानी पूरे फ्रांस को एक फादरलैंड और पूरा फ्रांस के जो जनता है वो कॉमन आइडेंटिटी के बेस पे फ्रांस का नागरिक है। ये सेंस क्रिएट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो इसको फ्रांस की भाषा में बताया जाता है कि ला पैट्रियो ले सिटियन, फादरलैंड एंड द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ओके, देन द सेकंड थिंग्स ये आती है कि न्यू हाइमन्स वेर कंपोज्ड, नए नए हाइमन्स आते हैं, जो भी मार्टियर्स होते हैं उनके लिए नए न्यू हाइमन्स क्रिएट किए गए। ठीक है, हम लोगों के देश में भी जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो नए हाइमन्स क्रिएट किए गए थे। तो हाइमन्स, न्यू हाइमन्स क्रिएट किए गए। ठीक है, जो भी मोनार्कियल गवर्नमेंट में चलती थी उसके जगह पर नए तरह के हाइमन्स आ गए। ठीक है, फ्रेंच फ्लैग भी चेंज हो गई। मोनार्कियल या फिर रॉयल जो फ्लैग थी उस समय का, उसके जगह पे एक न्यू फ्लैग ट्रिकलर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ट्रिकलर को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में नए फ्लैग की जगह पे। देन आफ्टर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट, जो सिस्टम पहले सेंट्रलाइज नहीं थी अब सेंट्रलाइज हो गई। प्रिंसली स्टेट या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट में सभी चीजें सेंट्रलाइज नहीं थी, अब हर चीज सेंट्रलाइज हो गई और हर किसी का इक्वल राइट्स पे बात होनी शुरू हो गई, हर किसी के राइट की बात होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, न्याय ये आती है। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एब्सोल्यूट या फिर ड्यूज, बहुत बड़ी चेंजेस थी इकोनॉमिक एरिया में। ठीक है, इकोनॉमिकल चेंजेस कह सकते हैं आप इसको, कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर के जब कोई सेल करती थी कोई भी चीज़, तो उनको जो ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था, वो चीज़ें अब नहीं देना होगा। यानी कि स्टेट और स्टेट के बीच का जो ट्रेड है वो फ्री कर दिया गया। ठीक है, फ्री ट्रेड की सिस्टम, या फिर जो भी ड्यूज था, ठीक है, वो ड्यूज को भी अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 1789 के बाद। तो ये भी एक मेजर चेंजेस थे, इकोनॉमिकल चेंजेस थी। ओके, उसके बाद कॉमन लैंग्वेज इन अ नेशन, देश में रूरल कई तरह के लैंग्वेज होते थे। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी लगभग 2200 भाषा है, लेकिन फिर भी कुछ भाषा को नेशनलाइज यानी कि नेशन का दर्जा दी जाती है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, या फिर ये प्रमाणित लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भाषा को आधिकारिक भाषा नहीं बताया जा सकता है, तो स्टेट वाइज हो सकती है, लेकिन नेशन के बेस पे एक लैंग्वेज को लाना है जो कि कॉमन होनी चाहिए, हर कोई उस लैंग्वेज को सपोर्ट करे। ठीक है, जैसे हमारे देश में हिंदी है, वैसे ही फ्रांस में कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया और वो था फ्रेंच। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मेजर चेंजेज आई, जिसके वजह से नेशन स्टेट का क्रिएशन हुआ। और नेशन स्टेट होता क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरह के सिस्टम है, या फिर यूटोपियन किसको कहते हैं, हम लोगों ने आज ये देखा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में राइज कैसे की, नेपोलियन का क्या इंपॉर्टेंस था, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।